गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसएसटी हिस्ट्री 8th क्लास हम कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर के कुछ टॉपिक हम कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, हम किस तरह जानते हैं। मीन्स जहां हमने पीछे ये पढ़ा कि डेट जो है वो इम्पोर्टेंट कैसे बनती हैं, किस तरह से जो कालखंड में विभाजित किया जाता है, जो अवधि होती है समय की, उसको हम डिवाइड करते हैं, कौन कौन से चीज़ें उसमें मायने रखती हैं। हमने ये पढ़ा किस तरह से अंग्रेज़ों ने, जेम्स मिल खासकर, जिसने भारतीय इतिहास लिखा, बुक लिखी, और उसमें 3 डिवीज़न करके थे, हिंदू, मुस्लिम और जो ब्रिटिश टाइम था वो। फिर हमने ये भी पढ़ा कि जो हमारे इतिहासकार हैं उन्होंने किस तरह से इसके 3 डिवीज़न किए, प्राचीन काल, मध्यकालीन और आधुनिक काल। हमने ये भी देखा कि आधुनिक काल कितना ठीक है भारत को कहना, जो टाइम पीरियड आधुनिक काल को दिया गया है। तो इन सब की रीडिंग हम कर चुके हैं। उसके साथ हमने पढ़ा औपनिवेशिक। औपनिवेशिक क्या होता है ये भी पढ़ा। औपनिवेशिक वो होते हैं जो देश जब किसी अन्य देश के अंडर आ जाता है, गुलाम बन जाता है, तो वो एक औपनिवेशिक देश कहलाता है, औपनिवेशिक बन जाता है किसी दूसरे का। तो इस तरह से हमने ये भी पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे हम किस तरह जानते हैं कि इतना जो कुछ लिखा हुआ है हिस्ट्री में कि अंग्रेज़ों ने ये नीति अपनाई, अंग्रेज़ों ने भारत में ऐसे अत्याचार किए, मतलब इतना कुछ हमें पता चलता है अंग्रेज़ों के बारे में। तो वो कैसे हुआ, किस तरह से हमारे सामने आज वो है, तो उसको लिखने के लिए इतिहासकारों ने कौन कौन से स्रोत, कौन कौन से मतलब सोर्सेज यूज़ किए, तो वो हम इसमें रीड आउट करेंगे। तो आइए हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हम किस तरह जानते हैं। भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं। मीन्स इन सब चीज़ों के बारे में हम इसमें जानेंगे। पहला, प्रशासन अभिलेख तैयार करता है कि जो प्रशासन होता है, प्रशासन क्या होता है, देखो एडमिनिस्ट्रेशन इसका जो मीनिंग होता है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन। तो जैसे हमारे देश पर जो शासन किया जाता है, जो पुलिस वगैरह है, जो देश को कंट्रोल किया जा रहा है, जितनी भी शासन, जो भी कामकाज है, तो वो सारा प्रशासन है। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। मीन्स अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं कि जो अंग्रेज थे उन्होंने अपने शासन के दौरान बहुत सारे सरकारी रिकॉर्ड तैयार करवाए थे। वही सरकारी रिकॉर्ड जो है वो आज इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन बने हुए हैं, जिसके द्वारा वो इतना कुछ लिख पाते हैं। नेक्स्ट, अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद वे चीज़ों का अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद किया जा सकता था। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। मीन्स अंग्रेज जो थे वो बड़े ही उनको लगता था कि जो लिखना है ना चीज़ों के बारे में, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर हमने कोई चीज़ लिख कर छोड़ दी, हम उसके बाद उसको देखकर उससे बहुत सारे आगे की योजनाएं बना सकते हैं, उसके लिए उसको देखकर जो फैसले वगैरह हैं वो लिए जा सकते हैं। तो बहुत सारा काम जो है बाद में भी उनको देखकर किया जा सकता है। और ख़ासकर जब हम उन चीज़ों को लिख देते हैं, उसमें हमें कोई सुधार करना है तो हम उनको सुधार भी कर सकते हैं, उसके ऊपर वाद विवाद मीन्स डिबेट भी कर सकते हैं, लोगों के साथ डिस्कशन कर सकते हैं अच्छे से। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अंग्रेज क्या मानते थे कि जो लिखना है चीज़ों के बारे में वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, अंग्रेज़ों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेज़ों और पत्रों को संभाल कर रखना ज़रूरी है। अब वो यही नहीं सोचते थे कि सिर्फ लिखना ही ज़रूरी है। अब जो दस्तावेज़, जो मतलब उन्होंने डॉक्यूमेंट्स, पत्र जो भी तैयार करवाए हैं, लिखे हैं, उसको संभाल के रखना भी ज़रूरी है। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष बनवाए। अभिलेख कक्ष क्या है? जहाँ पर सारे अहम दस्तावेज और पत्र वगैरह संभाल कर रखे जाते हैं। तो उन्होंने सभी जगह पर क्या बनवाए? अभिलेख कक्ष बनवा दिए, ताकि जो हम लिखवा रहे हैं वो सारा का सारा मटेरियल यहाँ अच्छे से सुरक्षित रहे। तहसील के दफ्तर
तहसील के दफ्तर, कलेक्टर, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। मीन्स सबके यहाँ अपना अपना रिकॉर्ड रूम बनवा दिया। जैसे आप तहसील में जाओगे या कलेक्टर के ऑफिस में जाओगे या कमिश्नर के दफ्तर में जाओगे, चलो ये सब तो छोड़ो, आप स्कूल की भी ऑफिस में जाओगे ना, आप हमारा जो स्कूल है मान लो, उस स्कूल के अंदर भी एक रिकॉर्ड रूम होता है जहाँ स्कूल का सारा रिकॉर्ड रखा जाता है बड़े संभाल के, ताकि भविष्य में जब भी ज़रूरत पड़े तो उनको देखा जा सके, उनका यूज़ किया जा सके। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार, आर्काइव और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए। मीन्स जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते थे जिनको तो बचा कर रखना और भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता था, उनके लिए अभिलेखागार बनवाए गए। ये अभिलेखागार हो गए। नेक्स्ट, 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। वहां आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स, रिपोर्ट पढ़ सकते हैं या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारी को भेजे गए निर्देश तथा सुझाव देख सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक नकलें बनाई जाती थी। मीन्स आप आज के टाइम में भी, आज तो देखो 21वीं सदी चल रही है, आप अभी भी जो पुराने अभिलेखागार हैं वहाँ पर अंग्रेज़ों के हाथों से बनाए गए पत्र हैं या कोई ज्ञापन वगैरह, कई तरह के लेटर जो हैं, जो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में पहले भेजे जाते थे, उनको हम बड़े आसानी से देख सकते हैं। और मतलब और क्या किया जाता था, इनकी नकल भी उतरवा दी जाती थी। मीन्स जैसे लगता था कि ये पुराने होते जा रहे हैं तो उनकी फिर नकल उतरवा दी जाती थी और दोबारा बनवा दिया जाते थे। उन्हें खुशनवीसी के माहिर लिखते थे। यहाँ वर्ड आता है खुशनवीसी वे होते थे जिनकी राइटिंग बहुत ही अच्छी होती थी, जिन्हें लिखने में महारत हासिल होती थी, उन्हें खुशनवीसी के माहिर लिखते थे। मीन्स जो भी ये दस्तावेज तैयार करवाए जाते थे, अब देखो ऐसी गंदी सी राइटिंग तो चलेगी नहीं वहाँ पर, तो इसके लिए बड़ी अच्छी राइटिंग होनी चाहिए। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए इनको क्या किया जाता था, एक खुशनवीसी के द्वारा लिखा जाता था। खुशनवीसी या सुलेखनवीस ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से लिखते हैं। तो खुशनवीसी या सुलेखनवीस किसे कहते हैं, ये वो लोग होते हैं जो बहुत ही सुंदर लिखते हैं। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक भी फैलने लगी थी। मीन्स पहले तो हाथों से लिखना था, फिर 19वीं सदी के मध्य तक क्या था, हमारे यहाँ जो प्रिंट मीडिया था वो भी आ चुका था। तो उसकी सहायता से क्या किया जाने लगा, फिर चीज़ों को छापा जाने लगा। मीन्स प्रिंटेड मटेरियल तैयार किया जाने लगा। इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाइयों के दस्तावेजों की कई प्रतियां बनाई जाने लगी। मीन्स एक डॉक्यूमेंट की कई कॉपी हो जाती थी। नेक्स्ट, सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। सर्वेक्षण मतलब जो सर्वे किए जाते हैं। देखो जैसे आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट टीचर होंगे और जो काफ़ी थोड़ा सा जिनको काफ़ी लंबा टाइम पीरियड हो चुका है, तो आप उनसे भी पूछ सकते हो। वो भी कई बार सर्वे वगैरह करते हैं। जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट आंकड़े इकट्ठा करती है। जैसे जनगणना ही देख लीजिए, पॉपुलेशन, तो उसके लिए भी आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं। तो उसमें ज़्यादातर गवर्नमेंट टीचर्स की ड्यूटी लगाई जाती है आंकड़े वगैरह इकट्ठा करने के लिए, कि किस घर में कितने सदस्य हैं, कितने वहाँ मेंबर हैं, कितने बच्चे हैं, उसमें कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने बुजुर्ग हैं। तो ये सारा किया जाता है। तो ये जो सिस्टम है ना, ये कहाँ से आया था सर्वे वाला, ये अंग्रेज़ों के द्वारा ही शुरू किया गया था। तो देखते हैं सर्वेक्षण का महत्व, कि सर्वेक्षण जो है, जो सर्वे वगैरह है, उसका महत्व कैसे बढ़ रहा था। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी बहुत महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेज़ों का विश्वास था कि किसी अच्छे देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना बहुत ज़रूरी है। ये तो सही बात है कि अगर हमें किसी देश को पर अच्छे से शासन करना है, जैसे अब हमारे देश पर जो भी सरकार शासन करती है वो भी तो हमारे देश को अच्छे से समझने की कोशिश करती है, तो उसके लिए वो क्या करती है, सर्वे वगैरह भी करवाती है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए गए। मीन्स अगर हमारे पूरे देश का नक्शा तैयार करवाने के लिए क्या किया गया, सर्वे करवाए गए। अलग अलग जगहों पर अंग्रेज अपने मतलब जो
सर्वे करने के लिए जिन लोगों को नियुक्त करते थे उनको भेजते थे, वहाँ की अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग टॉपिक्स दिए जाते थे कि तुम्हें इस चीज़ का सर्वेक्षण करना है, तुम्हें इस चीज़ का सर्वे करना है। इस तरह गांव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। राजस्व सर्वेक्षण का मतलब क्या है, जो राजस्व लिया जाता था, जो टैक्स लिया जाता था, उसके सर्वे किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहासों व फसलों का पता लगाया गया। क्योंकि देखो गाँव से क्या आता था, बहुत सारा टैक्स आता था। अब उस टैक्स को बहुत अच्छा बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, वहाँ का सर्वे कराया, वहाँ की जो धरती थी उसका सर्वे करवाया कि धरती की जो सतह है वो कैसी है, किस गांव में किस तरह की मिट्टी है, उसकी क्वालिटी क्या है, वहाँ किस तरह के पेड़ पौधे उग सकते हैं, किस तरह के जानवर रहते हैं, किस तरह के जीव जंतु हैं, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका इतिहास क्या है और फसलों का ब्यौरा। तो ये सारा सर्वे के अंदर करवाया गया, कलेक्ट। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। मीन्स 19वीं सदी के आखिरी से हर 10 वर्ष में जनगणना भी की जाने लगी। और आज भी देखो जनगणना जो होती है हर 10 साल बाद होती है। आप जैसे अब 2011 के अंदर जनगणना हुई थी, अब जो नेक्स्ट जनगणना है वो 2021 में होगी। हालांकि इसके ऊपर थोड़ा सा अब समस्या आ गई है कोविड-19 की, तो ये एक अलग मैटर है। लेकिन एक खास बात बताता हूँ, अंग्रेजों ने बीच में कभी भी जनगणना के अंदर गैप नहीं आने दिया। बहुत सारे देखो उस समय में काल पड़ते थे, बहुत सारी बीमारियाँ आती थी, लेकिन उन्होंने कभी भी जनगणना को नहीं रुकने दिया, सुचारू रूप से जनगणना को चालू रखा है। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, जाति, इलाके, व्यवसाय के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा की जाती है। तो जनसंख्या क्या होती है, जनसंख्या के द्वारा भारत के या कि जनसंख्या के द्वारा सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की, कि वहाँ प्रांत में लोग कितने रहते हैं, अलग कौन कौन सी जातियों के लोग हैं, कौन कौन से इलाकों में लोग रहते हैं और व्यवसाय क्या है, ये सब जानकारियाँ उसमें सामने आती है। इसके अलावा वानस्पतिक सर्वेक्षण, वानस्पतिक सर्वेक्षण क्या होता है, वनस्पतियों का सर्वे किया जाता है, पेड़ पौधों का सर्वे किया जाता है इसके अंदर। नेक्स्ट प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातत्वीय सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते हैं। तो ये अलग अलग तरह के सर्वेक्षण दिए गए हैं, सर्वे दिए गए हैं जो किए जाते हैं। नेक्स्ट, अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता चलता है, मीन्स जो उनके पास अधिकृत रिकॉर्ड था, जो वो रिकॉर्ड तैयार कर लेते थे, उससे क्या पता चलता है, कौन सी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने उससे आती है। रिकॉर्ड के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारे डॉक्यूमेंट, ये सारी सरकारी रिकॉर्ड हैं। इनसे हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और बाद के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड से हमें ये समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्रवाइयों की क्या वजह थी। मीन्स यहाँ कहना चाहता है कि जितने भी रिकॉर्ड बनवाए जाते हैं, इतना बड़ा देखो बड़े बड़े रिकॉर्ड तैयार करवा दिए, भंडार लगा दिए। अब इस विशाल रिकॉर्ड जो भंडार है, इससे हमें पता किसके बारे में चल रहा है, इससे हमें सिर्फ जो सरकारी रिकॉर्ड है ये, तो सरकार ने जिस तरह की चीज़ें इसमें लिखवाई होंगी, जिस तरह का अपनी रुचि के अनुसार, अपने इंटरेस्ट से उन्होंने जो कुछ ऐड करवा दिया वो तो हमें पता चल गया, लेकिन लोगों का क्या नज़रिया था, जो आम जनता थी वो किस तरह की थी, उनकी सिचुएशन क्या थी, उनके ऊपर किस तरह की कार्रवाइयाँ की जाती थी, वो सच में दुखी थी या नहीं थी, ये सब बातें हमें इन रिकॉर्ड से नहीं पता चलती। तो इसका मीनिंग तो ये हुआ ना, क्योंकि इन्होंने तैयार करवाया था तो इन्होंने अपने बारे में ही सारा ब्यौरा दिया है। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड के मुकाबले उन्हें ढूंढना जरा सा मुश्किल साबित हुआ है। इस लिहाज से लोगों की डायरियाँ, तीर्थ यात्राओं और यात्रियों के संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी की जाने लगी या होने लगी। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा। कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए
लिखा। मीन्स इसमें कहना चाहता है देखो अभी इतनी सारी बातें जो सरकारी रिकॉर्ड है उससे तो हमें सिर्फ सरकारी कामकाज के बारे में पता चलेगा, लेकिन जो जनता है उसके बारे में कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए अभी हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन रिकॉर्ड उनका भी मिल जाएगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें थोड़ा सा गाँव में शहरों में घूमना पड़ेगा। वहाँ के जो लोकल राइटर हैं, जो लोकप्रिय वहाँ की पुस्तकें हैं, जो मार्केट में वहाँ छोटे मोटे जो राइटर हैं वो जो लिखते हैं उनकी पुस्तकें पढ़नी पड़ेंगी। वहाँ जो आसपास में जिन इम्पोर्टेंट लोगों की, जो महान लोगों की आत्मकथाएं मशहूर है, उनको कलेक्ट करना पड़ेगा। कुछ जैसे बहुत सारे लोगों को डायरी लिखने का शौक़ होता है, तो ऐसे बड़े लोगों की, ऐसे लोगों की डायरियाँ कलेक्ट करनी होंगी। और जो तीर्थ यात्री है उनसे हमें जानकारी हासिल करनी होगी। जो लोग यात्रा के शौकीन हैं तो उनके यात्राओं के जो संस्मरण है, जो अपनी यात्रा के बारे में लिखते हैं, वो हमें कलेक्ट करने पड़ते हैं। तब जाकर हमें इनके बारे में जानकारी अच्छे से प्राप्त होगी। तो इन सभी चीज़ों से, क्योंकि इन और ये एक और ख़ास बात है, अब इस टाइम पीरियड तक क्या हुआ था, जो छपाई का काम था मशीनों के द्वारा शुरू हो गया, तो बहुत सारे लोगों ने छपाई का काम, अखबार छपने लग गए थे, अलग अलग तरह की किताबें छपने लगी थी और उनमें लोगों से जुड़े हुए अलग अलग तरह के मुद्दे होते थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारा एक रिकॉर्ड का काम करती हैं। जो नेता या सुधारक होते थे उन्होंने भी अपने विचार फैलाए, खूब लिखवाए, छपवाए। कवि और उपन्यासकारों ने भी अपनी किताबें लिखी। तो इन सारी ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारा नॉलेज, ये हमारा एक रिकॉर्ड का काम करेगी आम लोगों के बारे में बताने का, न कि सिर्फ सरकारी चीज़ों के बारे में बताने का। तो इसकी ओर हम रीडिंग करते हैं। लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे हैं जो पढ़ना लिखना जानते थे। इनसे हम यह पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर ज़िंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभव से गुजर रहे थे। अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें तो हम इस बारे में भी जान सकते हैं। जैसे जैसे आप इस किताब में आगे बढ़ेंगे आपको यह बात समझ में आने लगेगी। मीन्स अब ये तो चलो ये सब बातें जो हैं हमने पुस्तकों के बारे में पढ़ा, डायरी वगैरह, ये तो पढ़े लिखे लोगों की बात होगी। लेकिन जो अनपढ़ लोगों का वर्ग है, जैसे आदिवासी लोग हैं, किसान हैं, जो खदानों में काम करते हैं, अलग अलग माइंस में काम करते हैं, और जो मजदूर हैं, ये सड़क पे ज़िंदगी बिताते हैं, तो उनका इतिहास कहाँ से पता चलेगा। तो वो सारी बातें भी इसमें हमें धीरे धीरे थोड़ा बहुत पता चलेंगी कि किस तरह से हमारे सामने हैं। तो इस चैप्टर को जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे हमारे सामने ये सारे पॉइंट क्लियर होते जाएंगे। इस चैप्टर के बाद जो अगले चैप्टर आएंगे उनमें सारी डिटेल्स हमारे सामने होगी। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मीन्स बीच में कुछ टॉपिक आए हैं तो उनके बारे में उनकी मैं थोड़ा सा रीडिंग करवा देता हूँ। जैसे स्टार्टिंग में तो इतना कुछ खास नहीं है। सबसे पहले ये है आपका पेज नंबर जो 5 है, या फिर जो टॉपिक आज हमने स्टार्ट किया है वहाँ से आप देख सकते हो, उसके साइड में ही है ये गृह विभाग को भेजी गई रिपोर्ट। मीन्स 1946 में जो गृह विभाग था, जो होम मिनिस्ट्री था, होम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट था, उसके पास एक रिपोर्ट भेजी गई थी। तो ये उसकी कुछ मतलब कटिंग्स हैं, उसमें क्या क्या लिखा हुआ था वो बातें यहाँ पर शो की गई हैं। तो देखिए सन 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय नौसेना के जहाज़ों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। मीन्स जो औपनिवेशिक सरकार थी वो क्या कर रही थी, जो शाही भारतीय नौसेना के जहाज़ थे उसमें जो सिपाही बगावत कर रहे थे उनको कुचला जा रहा था, उनकी बगावत को दबाया जा रहा था। उस समय विभिन्न बंदरगाहों से गृह विभाग को जो रिपोर्ट मिल रही थी उसके कुछ नमूने, मीन्स जो गृह विभाग में रिपोर्ट भेजी जा रही थी। जैसे मुंबई की रिपोर्ट क्या कह रही है यहाँ पर, मुंबई की रिपोर्ट कह रही है इस बात का इंतजाम कर लिया गया है कि सेना जहाज़ और दफ्तरों पर कब्जा कर ले। शाही नौसैनिक जहाज़ अभी भी बंदरगाह से बाहर ही हैं। मीन्स क्या ये मुंबई की रिपोर्ट है कि मुंबई के अंदर अच्छे इंतजाम कर लिए गए हैं, जो सेना है और जो दफ्तर हैं उन पर भी कब्जा कर लिया गया है सेना के जहाज़ों पर, और जो शाही सैनिक है उनको बंदरगाह से बाहर खदेड़ दिया गया है। नेक्स्ट कराची के एक नोट है यहाँ पर, 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ अन्य संदेहास्पद विद्रोही भी गिरफ्तार किए गए हैं। सारे दफ्तर सैनिक निगरानी में है। तो देखो ये रिपोर्ट भेजी जा रही है। जैसे आजकल कई जगह पर दंगे फसाद होते हैं, तो जो हमारी होम मिनिस्ट्री है, अब हमारे जो होम मिनिस्टर हैं
वो क्या करेंगे, वो रिपोर्ट मांगेंगे। तो ऐसे ही उनके यहाँ के लोगों को भी रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी। ऐसी ही ये रिपोर्ट दी गई है। ऐसी ही एक छोटा सा विशाखापट्टनम के बारे में है। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और कहीं हिंसा नहीं हुई है। जहाज़ों और प्रतिष्ठानों पर सैनिक गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। किसी परेशानी की उम्मीद नहीं, सिवाय इसके कि संभव है कुछ सिपाही काम पर न आए। मतलब सारी सिचुएशन कंट्रोल में, बस ये है कि कुछ सिपाही नाराज़ वगैरह हो गए, काम छोड़कर चले गए, तो वो नहीं आएंगे। बाकी सारी सिचुएशन जो है कंट्रोल में है। अब देखो ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है कि डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर इंडिया कमांड सिचुएशन रिपोर्ट संख्या 7, फाइल संख्या 15/21/46 5/21/46, मतलब 5वां महीना है, 21 तारीख है और 1946 है। गृह राजनीतिक भारत सरकार। तो ये सारा इसके अंदर लिखा हुआ है। और अगर हम बात करें, कुछ इसमें पिक्चर्स दी गई हैं। जैसे एक पिक्चर मैं आपको शो करता हूँ, ये देखिए, ये पिक्चर क्या है, ये नक्शे वगैरह तैयार करवाए जा रहे हैं और इसका मतलब शो किया गया जो बंगाल में मानचित्रण और सर्वेक्षण कार्य चल रहा है। जेम्स प्रिंसेस द्वारा बनाई गई तस्वीर 1832 मीन्स ये 1832 की जेम्स प्रिंसेस ने बनवाई है तस्वीर। ध्यान से देखें कि सर्वेक्षण में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों को चित्र के अगले हिस्से में दिखाया गया है। चित्रकार इस परियोजना के वैज्ञानिक स्वरूप पर खास तौर से जोर देना चाहता है। मतलब जो चित्रकारी के अंदर इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए गए हैं, जो चीज़ें यूज़ हो रही थी उन नक्शा बनाते वक्त, वो सारी चीज़ें इसमें दर्शाई गई हैं। और एक चित्र ये देखिए यहाँ पर जो दिया गया है, इसमें इस चित्र में क्या कहा गया है, इस चित्र में दिखाया गया हमें, जैसे देखो इस चित्र में ये दिखाया गया कि देखो किस तरह से जो सैनिक वगैरह है वो मतलब लड़ाइयाँ एक विद्रोह का 1857 के विद्रोह का चित्र है ये। तो इसमें बताया गया है कि तस्वीरों को भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए। उनसे हमें चित्रकार की सोच पता चलती है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई सचित्र पुस्तकों में यह तस्वीर कई जगह दिखाई देती है। मतलब ये तस्वीरें अंग्रेजों ने बनवाई थी अपनी पुस्तकों में छपवाने के लिए। इस तस्वीर के नीचे लिखा होता था, बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं। अंग्रेजों की नज़र में विद्रोही जनता लालची, दुष्ट और बेरहम थी। इस विद्रोह के बारे में आप अध्याय 5 में पढ़ेंगे। मतलब अंग्रेज ये सोचते थे कि जो 1857 में बगावत हुई थी, जो क्रांति हुई थी, उसमें जो जनता लगी हुई थी ना अंग्रेजों के विरोध करने, वो तो लालची थी, दुष्ट थी, बेरहम थी। वो मतलब अंग्रेजों का जो खात्मा किया जा रहा था, इसलिए वो उसको बेरहम कह रहे थे। और जो सैनिक जिन्होंने विद्रोह शुरू किया था उनको बागी सिपाही कहा गया। तो देखो किस तरह से अंग्रेज अपनी महिमाओं का गुणगान करते थे, खुद को सुपीरियर बताते थे हर चीज़ में। अब है इंसानों के खाने के लायक नहीं। अखबारों से देश के विभिन्न विभागों में चल रहे आंदोलनों का पता चलता है। यहाँ 1946 में हुई पुलिस की एक हड़ताल की खबर दी गई है। इसमें एक हड़ताल हुई थी पुलिस की, उसके बारे में दिया गया है। मतलब ये सारी कटिंग्स हैं जो हमें आज रिकॉर्ड के रूप में रखी हुई मिलती है। दिल्ली में 2000 से ज़्यादा पुलिस वालों ने बृहस्पति सवेरे अपने कम वेतन और पुलिस लाइसेंस बावर्ची खाने से आने वाले घटिया भोजन के खिलाफ खाना खाने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे यह खबर दूसरे पुलिस थानों तक पहुंची, वहां भी पुलिस वालों ने खाने से इनकार कर दिया। एक हड़ताली का कहना था कि पुलिस लाइंस की रसोई से हमारे लिए जो खाना आता है वह इंसानों के खाने के लायक भी कोई इंसान नहीं खा सकता। हमें जो चपाती और दाल खानी पड़ती है उसे जानवर तक नहीं खा सकते। मतलब देखो किस तरह से पता चल रहा है कि जो डिपार्टमेंट है वो इन्हीं के सिपाहियों के साथ किस तरह की धोखाधड़ी कर रहे हैं, किस तरह की धांधली वहाँ पर चल रही है। तो ऐसी सारी जो नॉलेज है वो हमें कहाँ से मिल रही है, इन सभी जो अभिलेखागार हैं, जो अभिलेख लिखवाए गए हैं, जो रिकॉर्ड रूम है, उनसे मिलती है। तो ये था हमारा बेटा फर्स्ट चैप्टर। इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं, जैसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें ट्रू फॉल्स दिए गए हैं। अब देखो फर्स्ट में जो ट्रू फॉल्स दिए गए मतलब सही और गलत, तो ये हम देखे करें। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई 3 कालखंडों में बांट दिया था। ये बात बिल्कुल ठीक है। ईसाई का मतलब वहाँ क्या है, जो ब्रिटिश है, इस तरह के कालखंडों में बांटा था। सरकारी दस्तावेजों से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते हैं। नहीं, सरकारी दस्तावेजों से सिर्फ हमें सरकार के सोचने समझने के तरीकों के बारे में पता चलता है, न कि लोगों के तौर तरीकों के बारे में। तो ये फॉल्स है, यानी कि ये गलत है। अंग्रेजों को लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। अंग्रेजों का मानना था कि अगर आपको किसी भी देश पे शासन करना है तो वहाँ सर्वे वगैरह करने चाहिए। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन मैंने
सेकंड क्वेश्चन है, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा है उसमें क्या विशेषताएं हैं, मतलब जो उसने डिफ्रेंशिएट किया है उसमें क्या क्या समस्याएं हैं, सॉरी नोट विशेषताएं, समस्याएं क्या क्या थी, तो वो हम अच्छे से पीछे पढ़ भी चुके हैं और आप इसे नोट से खुद करेंगे। अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा, उनके लिए अभिलेखागार बनवाए स्पेशल। इतिहासकार पुराने अखबारों से जो जानकारी जुटाते हैं वह पुलिस की रिपोर्ट में उपलब्ध जानकारी से किस तरह अलग होती है। तो ये सारी बातें आपको क्या करनी है, ये अब देखो पुलिस की जानकारी से क्यों अलग होगी, क्योंकि पुलिस का रिकॉर्ड तो सरकारी होता है और जो इतिहासकार हैं पुराने अखबारों में जो जानकारी मिलती है इतिहासकारों को वो कहाँ से मिलती है, वो तो आसपास की चीज़ों से मिलेगी ना। अब पुलिस की रिपोर्ट में तो क्या पता उन्होंने क्या, पुलिस तो अंग्रेजों की थी तो उन्होंने क्या पता क्या मनगढ़ंत कहानियाँ लिखी होंगी, तो ये सारी बातें इसमें दी गई हैं। ये हैं आपके क्वेश्चन आंसर और एक फिफ्थ क्वेश्चन भी है। तो ये सारा चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है बेटा। हमने पढ़ा देखो हिस्ट्री में डेट्स किस तरह से इंपॉर्टेंट होती है, किस तरह से उनका डिवीजन किया गया है, और फिर हमने ये भी पढ़ा कि जो हमें इतिहास पढ़ने को मिलता है, जो अंग्रेजों ने टाइम पीरियड बनाया, जो भी बनाया उसको किस तरह से सुरक्षित रखा, सर्वे क्यों करवाए गए, सर्वे क्यों महत्वपूर्ण होते हैं, सर्वेक्षण, वो भी हमने पढ़ा। तो ये था हमारा चैप्टर फर्स्ट। थैंक यू बेटा। अब आपको ये चैप्टर अच्छे से रीड आउट करना है और इसको बिल्कुल अच्छे से समझना है।